नमस्कार और आप सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में स्वागत है। आज मैं आपके साथ ये जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, ये क्वेश्चन यूपीएससी की परीक्षा ऑप्शनल की जो हिस्ट्री के पेपर आपका होता है पेपर 2, जिसमें आपसे मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री पूछा जाता है। ये 2018 की परीक्षा का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था और ये क्वेश्चन है बैटल ऑफ प्लासी के बारे में। अब आप सभी जानते हो कि प्लासी का युद्ध तो भारत के इतिहास में कितनी बड़ी घटना थी, तो इसके बारे में यदि यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया तो किसी भी अभ्यर्थी को यहां पे आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अब प्लासी एक इतनी इंपोर्टेंट घटना रही कि इसकी शुरुआत से तो कई किताबें भी लिखी जाती हैं, जैसे कि एक किताब लिखी गई प्लासी टू पार्टीशन। तो प्लासी तो ब्रिटिश विक्ट्री का सूचक था, बंगाल में ब्रिटिश रूल की शुरुआत हुई। तो यह क्वेश्चन दरअसल आप लोगों से बैटल ऑफ प्लासी से ही पूछा गया है। आइए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो प्लासी का युद्ध जो था, यह क्वेश्चन आपसे पूछता है कि उसने कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिटिकल सुप्रीमेसी की भारत में बिगिनिंग कर दी थी, शुरुआत कर दी थी। मतलब बैटल ऑफ प्लासी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिटिकल सुप्रीमेसी की भारत में शुरुआत कर दी थी, ब्रिटिश की राजनीतिक सर्वोच्चता की भारत में शुरुआत कर दी थी। अब मित्रों, 2018 से पहले भी आप लोगों ने यदि अनुजगर कोचिंग के यूट्यूब चैनल के कुछ सत्र देखे तो मैंने कई बार बोला है, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल बाय ब्रिटिश was part of a process which made the British superpower in all of the India. ब्रिटिश की द्वारा बंगाल की विजय उस प्रक्रिया का हिस्सा थी जिसने ब्रिटिश को पूरे भारत में एक सुपर पावर बना दिया। मतलब ब्रिटिश ने बंगाल को जीत के भारत में अपने दूसरे राज्यों को जीतने की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी थी। बंगाल ब्रिटिश की इंडियन विक्ट्री में एक बहुत बड़ा फैक्टर था। तो द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल बाय ब्रिटिश वाज पार्ट ऑफ अ प्रोसेस विच मेड ब्रिटिश द सुपर पावर इन द कंट्री। कि बंगाल की ब्रिटिश के द्वारा विजय उस प्रक्रिया का हिस्सा थी जिसने ब्रिटिश को सबसे शक्तिशाली भारत में बना दिया। अब 23 जून 1757 को जो युद्ध हुआ, यह उसमें पहली कड़ी थी, उसमें बिगनिंग थी। देखो मित्रों, जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को पढ़ो तो आपको बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए। यह क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है कि ब्रिटिश सुप्रीमेसी की बिगिनिंग हुई थी, ब्रिटिश सर्वोच्चता की शुरुआत हुई थी। अभी ब्रिटिश सर्वोच्चता भारत में स्थापित नहीं हुई थी, अभी वो स्थापित होना बाकी थी। प्लासी के युद्ध ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारत में लीड दे दी थी, लेकिन अभी वो मैच जीते नहीं थे, अभी उनको पूरा मैच जीतना बाकी था। प्लासी के युद्ध ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए केवल डोर्स को खोला था, दरवाजे को खोला था। तो आपको इस क्वेश्चन में यह नहीं बताना है कि ब्रिटिश सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश हो चुकी थी, बल्कि आपको यह बताना है कि आगे चल के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर मराठाओं, सिखों को और अलग अलग भारत के राजाओं से जो लड़ाई करी, उसके उन लड़ाइयों के लिए पहला द्वार या पहला कदम प्लासी का युद्ध था। तो यह क्वेश्चन आपसे दो चीजें पूछ रहा है कि प्लासी के युद्ध का महत्व क्या था और आगे चल के ब्रिटिश ने जब अपनी पॉलिटिकल सुप्रीमेसी को एस्टेब्लिश किया तो उसमें प्लासी के युद्ध ने कैसे महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया था। तो आपको दोनों चीजें बतानी है, प्लासी के युद्ध का महत्व क्या था और दूसरा आपको यह भी बताना है कि प्लासी के युद्ध ने आगे के युद्धों में कैसे हेल्प करी। तो देखो मित्रों, सामान्य सा परिचय इसमें क्या हो जाएगा, लैंडमार्क इवेंट एज फार एज द मॉडर्न हिस्ट्री इज कंसर्न। भारत के आधुनिक इतिहास की बात करोगे तो 23 जून 1757 इस डेट को कौन भूल सकता है भाई। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया, प्लासी के मैदान में एक युद्ध लड़ा गया। हालांकि कुछ आलोचक इसके बारे में कहते हैं कि प्लासी का युद्ध कोई महान युद्ध नहीं था। अब उसके बारे में
कल जब मैं स्पेशल क्लास लूंगा तब डिस्कस करूंगा अनअकैडमी पे। लेकिन प्लासी का युद्ध एक महान युद्ध इसलिए नहीं था मित्रों, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि क्रिकेट मैच के टॉस से पहले ही अगर मैच फिक्सिंग कर ली जाती है तो टीम मैदान में उतरती नहीं है, उससे पहले ही उस मैच का रिजल्ट तय होता है, परिणाम तय होता है। उसी प्रकार से प्लासी के युद्ध के मैदान में अंग्रेज और सिराजुद्दौला की टीम भिड़ती, सेनाएं भिड़ती, उससे पहले ही युद्ध मैदान में जाने से पहले ही प्लासी के युद्ध का परिणाम तय था। क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की लीड रॉबर्ट क्लाइव ने बड़ी चालाकी से सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को अपनी सेना में मिला लिया था और प्लासी का युद्ध इसलिए एक औपचारिकता थी। अब एक तरफ पूरी सिराजुद्दौला की सेना थी, एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव की सेना थी, लेकिन सिराजुद्दौला की पूरी सेना रॉबर्ट क्लाइव के सहित प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों के साथ मिल जाती है तो युद्ध में तो मात्र औपचारिकता ही बची थी। प्लासी के युद्ध का परिणाम युद्ध से पहले ही तय था, इसलिए कुछ आलोचक इसको महान युद्ध नहीं मानते। लेकिन मित्रों, प्लासी के युद्ध का आकलन आप दो तरीके से करिए। देखिए, मैं जब भी आंसर राइटिंग के प्रति बच्चों को गाइड करता हूं, जितने भी सत्रों को मैं लेता हूं, उसमें मैं एक बात जरूर बोलता हूं कि आपका जो आंसर है वो आपको 20 साल, 25 साल या 50 साल का व्यक्ति सिद्ध कर सकता है। एग्जामिनर के मन में आपकी एक छवि वो प्रस्तुत कर सकता है। अब 50 साल का अभ्यर्थी तो यूपीएससी की परीक्षा में बैठ नहीं सकता, लेकिन कम से कम आपकी राइटिंग की शैली से आप एग्जामिनर पे इतना अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं यह बात जिक्र करें कि अगर नैतिकता के मापदंड पे प्लासी के युद्ध को आंका जाए, अगर हम मॉरलिटी के बेसिस पे प्लासी के युद्ध का आकलन करें तो एक महान युद्ध नहीं था। लेकिन अगर परिणामों के दृष्टिकोण से देखें, ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट देखें, तो ये दुनिया में आज तक की जितनी भी लड़ाई हुई उनमें शायद सबसे इंपॉर्टेंट परिणाम प्लासी के युद्ध का ब्रिटिश के पक्ष में जाना था। नैतिकता के पैरामीटर पे देखोगे तो ब्रिटिश ने चालाकी करके एक षड्यंत्र के माध्यम से सिराजुद्दौला को हराया था। और अगर आप परिणामों के पैरामीटर पे देखोगे तो यह युद्ध विश्व इतिहास का एक बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध हो जाता है, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिटिकल सुप्रीमेसी की शुरुआत हुई। खैर, अभी उस नैतिकता और उस परिणाम के तथ्य पे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन प्लासी के युद्ध ने मित्रों द्वार कैसे खोल दिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। मित्रों, ट्रेडर्स बिकेम रूलर्स। जो व्यापारी थे वो शासक बन गए। पिछले 150 साल से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में थी, भारत से वस्तुओं को खरीदती थी, ब्रिटेन में ले जाके महंगे दामों में बेचती थी और मुनाफा कमाया करती थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 23 जून 1757 से पहले एक व्यापारिक संस्था थी। अब ब्रिटिश रूल की शुरुआत हुई, अब ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई। 1757 से ब्रिटिश शासन की शुरुआत होती है, उससे पहले ब्रिटिश स्टेटर्स थे। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बैटल ऑफ प्लासी ने द्वार कैसे खोल दिए, वो आप लोगों को इस प्रश्न में बताना होगा। तो देखो मित्रों, आगे चलकर ब्रिटिश ने बंगाल के संसाधनों का उपयोग कर भारत के अन्य क्षेत्रों पर अपने प्रभुत्व को स्थापित किया। देखो मित्रों, कोई भी, अगर आप किसी भी देश के इतिहास को उठा के देख लें, किसी भी समय के इतिहास को उठा के देख लो, किसी भी राजा की ताकत दो चीजों में होती है, एक तो आर्मी और दूसरा पैसा। आज अमेरिका वर्ल्ड में सुपर पावर स्टेटस ग्रहण करा हुआ था, तो कहीं ना कहीं आर्मी और पैसा, अमेरिका की आर्मी की आप बात कर लो, दूसरे देशों का शायद इतना मिला के मिलिट्री एक्सपेंडिचर नहीं होता जितना अमेरिका का अकेला सैन्य खर्चा है। और आप अमेरिका की डॉलर की करेंसी की बात कर लो, वो तो डॉलर तो वर्ल्ड की एक रिजर्व करेंसी है। तो अमेरिका सुपर पावर स्टेटस को इसलिए क्लेम कर रहा है। लेकिन मैं इसमें एक और बात जोड़ूंगा कि यदि आप एक मजबूत आर्मी को रखने की भी बात करते हो, तो एक मजबूत आर्मी तब तक सस्टेन नहीं की जा सकती जब तक आपके पास पैसा ना हो। अरे भाई, सेना को आपको रखने के लिए भी तो पैसे की आवश्यकता है ना।
तो बंगाल के जो संसाधन रिसोर्सेस प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिले, जो बंगाल की वेल्थ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुई, उस बंगाल की वेल्थ को यूटिलाइज करके कंपनी ने आगे के युद्ध में अपनी स्थिति को मजबूत मित्रों किया। कुछ इतिहासकार यदि बोलते हैं कि प्लासी का युद्ध मात्र एक षड्यंत्र था और प्लासी के युद्ध का भारत में कोई इंपॉर्टेंस नहीं था। बक्सर का युद्ध को वो ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। वो बोलते हैं कि बक्सर ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि प्लासी षड्यंत्र पे लिखा गया था और दूसरी तरफ बक्सर जो था उसमें ब्रिटिश ने 3 भारत के राजाओं को हराया था। तो बक्सर का युद्ध जो 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीती, बक्सर का युद्ध भी तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसलिए जीत पाई क्योंकि कंपनी ने 1757 से लेकर 1764 के बीच में बंगाल के रिसोर्सेस को पूरी तरीके से यूटिलाइज किया। अब ब्रिटिश के पास बंगाल की अर्थव्यवस्था की चाबी थी, तो कहीं ना कहीं प्लासी के युद्ध ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया, इकोनॉमिक कंडीशन को मजबूत किया। और इकोनॉमिक कंडीशन जब उनकी मजबूत हुई तो वो अपनी एक सेना का निर्माण भी कर पाए। मित्रों, आप लोगों को जान के हैरानी होगी, द एनार्की करके अब ये किताब 2019 में लिखी गई, बेस्ट सेलर्स में से एक रही थी वो। उस किताब में विलियम डायरेम्फल ने बताया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 18th सेंचुरी के अंत तक आते आते यह स्थिति थी कि ब्रिटेन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 1 लाख सेना थी और भारत में ब्रिटेन के राजा राजतंत्र के पास 1 लाख सोल्जर्स की सेना थी और भारत में कंपनी के पास 2 लाख सोल्जर्स की सेना थी। बंगाल मित्रों एक बहुत ज्यादा रिच क्षेत्र था। ब्रिटिश ने अपना प्रभुत्व बंगाल में ही स्थापित करने का प्रयास किया। कुछ हिस्टोरियंस ने तो फ्रांस की असफलता और ब्रिटिश की सफलता के पीछे का कारण ही बंगाल को बताया है। उन्होंने बोला है कि डुप्ले की जीवन की सबसे बड़ी भूल, डुप्ले फ्रांस का गवर्नर जनरल, सबसे बड़ी भूल यह थी कि उसने अपना ध्यान पौंडीचेरी में लगाया। और क्लाइव के जीवन की, क्लाइव मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और क्लाइव के जीवन की सबसे बड़ी सफलता यह थी कि उसने अपना ध्यान बंगाल में लगाया। तो बंगाल ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विजय के द्वार खोल दिए। इसलिए तो मैंने बोला द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल बाय ब्रिटिश वाज अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस विच मेड ब्रिटिश द सुपर पावर इन द वर्ल्ड। और यही क्वेश्चन यूपीएससी में भी आपसे पूछा जा रहा है कि कैसे बैटल ऑफ प्लासी ने ब्रिटिश सुप्रीमसी के द्वार खोल दिए। वो द्वार कैसे खुले कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की वेल्थ प्राप्त हो गई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के रिसोर्सेस प्राप्त हो गए एंड बंगाल वाज डेवलप्ड इनटू अ प्लंडर्ड स्टेट। अब बंगाल में लूट ब्रिटिश की चालू हुई। तो इन्हीं संसाधनों का उपयोग करके तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बक्सर में जीत पाई ना। जब तक उसकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधरती, भला वो बक्सर के युद्ध को कैसे जीती। तो प्लासी के युद्ध ने ऐसे द्वार खोले कि आगे चल के कंपनी ने संसाधनों को एंजॉय किया, बक्सर के युद्ध को जीती। और एक बार जब बक्सर के युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बंगाल में टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार आ गया, तो अब कंपनी की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई और इसी आर्थिक स्थिति की मदद से उसने मैसूर, मराठाओं और सिखों के ऊपर भी अपने प्रभुत्व को स्थापित करने का प्रयास किया। तो इस क्वेश्चन में आप लोग बता दीजिए। अब देखो मित्रों, एक और मैं आपको बात अपनी बुक से बताना चाहूंगा। आप लोगों को पता होगा, अभी मैंने 2020 में ही अक्टूबर में अपनी किताब लिखी थी, तो आप उसके कुछ अंश को देखिए। 3 इतिहासकार ने, मजूमदार, राय चौधरी और दत्त, क्या लिखते हैं। प्लासी की लड़ाई केवल एक विश्रृंखलित अथवा अव्यवस्थित युद्ध से कुछ अधिक नहीं थी। मतलब यह भी यही बोलना चाह रहे हैं कि भाई प्लासी का युद्ध एक षड्यंत्र था, किंतु इसका परिणाम संसार की बहुत बड़ी से बड़ी लड़ाइयों के परिणामों से भी अधिक महत्वपूर्ण था। अगर आप देखो, अगर आप प्लासी के युद्ध का मूल्यांकन नैतिकता के मूल्यों पर करो तो प्लासी का युद्ध एक षड्यंत्र होता है।
लेकिन अगर आप परिणाम के दृष्टिकोण से देखो, ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट, तो प्लासी का युद्ध तो एक बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध हो जाता है। इससे बंगाल पर अंग्रेजी विजय का मार्ग खुल गया और अंत में संपूर्ण भारत पर अंग्रेजों की विजय का मार्ग प्रशस्त हो गया। अब देखो, प्लासी के युद्ध ने बंगाल की विजय का मार्ग कैसे खोला? कंपनी ने 7 साल तक बंगाली के संसाधनों का इस्तेमाल करा, फिर बक्सर के युद्ध में जीती, और उसके बाद बक्सर को युद्ध को जीतने के बाद जैसे ही कंपनी ने इलाहाबाद की संधि के माध्यम से दीवानी राइट्स प्राप्त करे, तो कहीं ना कहीं पूरे भारत की विजय का मार्ग कंपनी का प्रशस्त हो गया। अगर कोई अभ्यर्थी चाहता तो वो इस पूरे कोड को भी लिख सकता है। एग्जामिनेशन हॉल में जब आप जाओगे तब आप इस कोड को भी कर सकते हो। और मित्रों देखो, ऑप्शनल की परीक्षा की जब आप तैयारी करते हो तो ऐसा नहीं है कि ये कोड आप मिस कर दोगे। किसी भी अच्छे संस्थान से आप पढ़ोगे या आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो किताबों से पढ़ोगे, तो इस तरह की बातें आपको देखने को मिलेंगी ही सही। और प्लासी के युद्ध तो आप मिस नहीं कर सकते। भारत के आधुनिक इतिहास की शुरुआत इससे हुई। तो मित्रों, इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको यह बताना था कि प्लासी के युद्ध ने ब्रिटिश की पॉलिटिकल सुप्रीमेसी की शुरुआत कैसे कर दी। आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन में यह बोल दो कि प्लासी का युद्ध ऐसे ऐसे 23 जून को हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। और प्लासी के युद्ध भारत के इतिहास में एक बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध था, क्योंकि इस युद्ध ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक व्यापारिक संस्था थी, उसको राजनीतिक शक्ति प्रोवाइड कर दी थी। अब आप लिखना चालू करो कि प्लासी के युद्ध ने ब्रिटिश, अब देखो, अब आप लिखना चालू करो प्लासी के युद्ध ने ब्रिटिश की राजनीतिक सर्वोच्चता के द्वार कैसे खोले। तो आप लिख दो बंगाल के संसाधनों का इस्तेमाल करा। आप लिख दो बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जीत मिली प्लासी के युद्ध के चलते, मतलब रिसोर्सेस मिले ना। और तीसरा आप लिख दो, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल के कारण आर्थिक स्थिति मजबूत हुई तो आगे चल के वो मैसूर, मराठाओं और सिखों के साथ भी युद्ध करने में विजय रहे। और अंततः आप लिख दो, लास्ट में आप लिख दो, हालांकि प्लासी के युद्ध ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय भारत में सुनिश्चित नहीं की थी या ब्रिटिश शासन को स्थापित नहीं किया था, लेकिन प्लासी के युद्ध ने इस क्रम में पहले कदम, मतलब प्लासी के युद्ध ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को भारत में स्थापित नहीं किया था, लेकिन यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शासन के लिए पहले कदम के रूप में देखा जाना चाहिए। आप कंक्लूजन में ये चाहे तो ये लिख सकते थे, और आप कंक्लूजन में ये पूरा बात चाहते तो ये लिख सकते थे। तो आज के सेशन में मैं आप लोगों को 7 ईयर वॉर से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराना चाहूंगा, जिससे आपकी प्लासी के बैटल की नॉलेज सही होगी और भी ज्यादा मजबूत होगी। देखिए मित्रों, जहां तक वर्ल्ड और मॉडर्न हिस्ट्री की बात है, जब हम विश्व इतिहास के अध्ययन की बात करते हैं या आधुनिक इतिहास के अध्ययन की बात करते हैं, 7 ईयर वॉर एक ऐसा टॉपिक हो जाता है जो हमारे आगे के और दूसरे प्रश्नों की चर्चा करने के लिए इसकी समझ आप लोगों को काफी जरूरी है। कि मैं आपके लिए एक डेमो के तौर पे इस प्रश्न को लाया हूं, लेकिन ये डेमो के तौर पे प्रश्न मुझे इसलिए तैयार करना पड़ा, प्रत्यक्ष रूप से भले इस पॉइंट से या इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आते हैं यूपीएससी में, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के काफी सारे क्वेश्चंस या काफी सारे टॉपिक्स को कवर करने के लिए 7 ईयर वॉर की समझ बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। इसलिए आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ द 7 ईयर वॉर ऑन हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। सप्तवर्षीय युद्ध का विश्व इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए मित्रों, सबसे पहले इसमें हमें क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आखिरकार ये 7 ईयर वॉर क्या था। ये ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में लड़ा गया था। इसका महत्व क्या था, भारत के इतिहास में इसका क्या प्रभाव रहा। अब मैं आपको बता दूं मित्रों, 7 ईयर वॉर की शुरुआत 1756 में हुई थी और प्लासी का बैटल 1757 में लड़ा गया था। कई सारी किताबों में तो इस बात का जिक्र भी नहीं मिलता है कि कैसे 7 ईयर वॉर में ब्रिटेन ने फ्रांस के डर से फोर्ट विलियम्स की किलेबंदी चालू करवा दी थी, जिसने सिराजुद्दौला को नाराज कर दिया था और फिर अल्टीमेटली प्लासी का युद्ध हुआ। मतलब एक कारण फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में जो 7 ईयर वॉर अमेरिका में चल रहा था, वो प्लासी के युद्ध का भी एक कारण बना। ये इंपैक्ट हमें पता होना चाहिए।
इंपैक्ट ऑन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका। मित्रों, मैं ऐसा मान के चलता हूं कि शायद अमेरिकी क्रांति में जो एक ऐसी अगर कोई घटना घटित होनी थी जो पूरे अमेरिका के लोगों को ब्रिटेन के खिलाफ खड़ा होने के लिए मजबूर कर देती। आपने सुना भी होगा, एक अंग्रेजी कहावत है, लास्ट नेल इन द कॉफिन। तो एक ऐसी आखिरी घटना जिसने पूरे अमेरिका में एक प्रकार की रेस्टलेसनेस या बेचैनी को पैदा कर दिया, वो 7 ईयर वॉर थी। क्योंकि ये इसी के बाद मित्रों आप एक तरीके से मान के चल सकते हैं कि अमेरिकी क्रांति की शुरुआत हुई। तो हमें यह भी पढ़ना है, इंपैक्ट ऑन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। अगर इन टोटल देखा जाए, अगर टोटलिटी में देखा जाए, तो पूरे विश्व इतिहास में इसका क्या प्रभाव रहा 7 ईयर वॉर का। आज मित्रों में डिटेल में आप लोगों से इन मुद्दे पे बात करूंगा और हम कोशिश करेंगे कि 7 ईयर वॉर के लिए आपको जितनी भी नॉलेज चाहिए वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री के लिए, उसको हम कवर करें। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर टुडे, 7 ईयर वॉर और उसका प्रभाव। अब देखिए मित्रों, सबसे पहले ये 7 ईयर वॉर मित्रों 1756 से 63 के बीच में अमेरिका में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में लड़ा गया था। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में लड़ा गया था। तो व्हाट वाज 7 ईयर वॉर? ऐसा युद्ध जो अमेरिका में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में इस पीरियड में लड़ा गया, इसको आप 7 ईयर वॉर के नाम से जानते हैं। मित्रों, यदि इस युद्ध के परिणाम की बात करें तो इस युद्ध ने फ्रांस को पराजित कर दिया। और मित्रों, आप बोलते हो ना कि विश्व इतिहास में इसका क्या प्रभाव रहा। अगर एक संपूर्णता में देखा जाए, टोटलिटी में देखा जाए, तो विश्व इतिहास में इसका क्या प्रभाव रहा। मित्रों, विश्व इतिहास में इसका यह प्रभाव रहा कि इसने वर्ल्ड के पॉलिटिकल ऑर्डर में फ्रांस की तुलना में ब्रिटेन को सर्वोच्च सिद्ध कर दिया। वर्ल्ड के राजनीतिक व्यवस्था में, वर्ल्ड के पॉलिटिकल ऑर्डर में फ्रांस के कंपैरिजन में ब्रिटिश सुप्रीमेसी को एस्टेब्लिश कर दिया। मतलब अब ब्रिटिश सुपर पावर स्टेटस को ग्रहण कर चुके थे। मतलब पूरे विश्व में 7 ईयर वॉर के बाद ब्रिटिश सर्वोच्चता की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन मित्रों, आप लोगों को जान के यह भी आश्चर्य होगा कि एक और ब्रिटेन की सर्वोच्चता पूरे विश्व में स्थापित 7 ईयर वॉर ने करी, क्योंकि फ्रांस उसमें हार गया। लेकिन दूसरी तरफ जहां विश्व में एक और ब्रिटिश रूल की स्थापना होगी, वहीं दूसरी ओर अमेरिका को ब्रिटेन लूज भी करेगा। अमेरिका वो पहला देश बन जाएगा जो ब्रिटिश के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करेगा। क्योंकि मित्रों, 7 ईयर वॉर भले ही ब्रिटेन जीता था, लेकिन इतिहास की एक कहावत है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहावत है, युद्ध कोई भी पक्ष जीते या कोई भी पक्ष हारे, नुकसान तो दोनों पक्षों का होता है। अरे भाई, बिल्कुल सही बात है। अरे युद्ध कोई भी जीते कोई भी हारे, नुकसान तो दोनों का होगा। ब्रिटेन ने इस युद्ध को जीता, लेकिन उसके बावजूद उसके काफी सारे सैनिक बने। आर्थिक स्थिति ब्रिटेन की कमजोर थी। तो अगर आप इस थ्योरी को समझते हो कि युद्ध कोई भी पक्ष जीते या कोई भी पक्ष हारे, नुकसान दोनों पक्षों को होता है, तो आप लोगों को जान के मतलब ये बड़ा सामान्य लगेगा कि ब्रिटेन को भी उस युद्ध में काफी सारे लॉसेस को गहन करना पड़ा। मित्रों, युद्ध एक बड़ा ही खर्चीला मुद्दा होता है। युद्ध एक बड़ा कॉस्टली अफेयर होता है। और 7 ईयर वॉर ने, ये युद्ध तो 7 वर्षों तक चला। तो इस युद्ध ने ब्रिटिश की कमर अमेरिका में तोड़ दी थी। ब्रिटेन के आर्थिक हालात बड़े कमजोर थे और इसी युद्ध के लॉसेस से निपटने के लिए ब्रिटेन ने अमेरिका के ऊपर कुछ ऐसे टैक्स को थोपना चाहा जिसके खिलाफ अमेरिका के लोगों ने क्रांति की। मित्रों, प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैं आपको बता चुका हूं कि नेविगेशन एक्ट अमेरिका में 1651 में ही आ चुका था। नो परिवहन कानून अमेरिका में 1651 में ही आ चुका था। यह नेविगेशन एक्ट क्या था, यह नो परिवहन कानून क्या था, जितने भी मित्र नहीं जानते उनको यह जानना जरूरी है। मित्रों, नेविगेशन एक्ट के द्वारा यह तय किया गया था कि जब भी अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में व्यापार होगा या अमेरिका यूरोप के दूसरे देशों के साथ व्यापार करेगा, तो वो केवल ब्रिटिश जहाजों का इस्तेमाल करेगा
और उन जहाजों में जो वर्कफोर्स होगी, जो कर्मचारी होंगे, उनमें से 60% जो कर्मचारी हैं वो ब्रिटिश होंगे। तो एक प्रकार से नेविगेशन एक्ट अमेरिका के स्वतंत्र व्यापार पे रोक लगा रहा था, इंडिपेंडेंट ट्रेड पे रोक लगा रहा था। क्योंकि मित्रों, इस प्रकार की बाउंडेशन डालना कि आप हमारी शिप्स में ही व्यापार करोगे और इतने परसेंट लोग उसमें ब्रिटिश होंगे, तो ये तो कहीं ना कहीं रेगुलेशन है, ये तो कहीं ना कहीं नियंत्रण है। मतलब अमेरिका वासी स्वतंत्र रूप से व्यापार ट्रेड नहीं कर पा रहे थे इंडिपेंडेंटली। तो नेविगेशन एक्ट मित्रों अमेरिकी वासियों के ऊपर किसी ना किसी प्रकार की रोक लगा रहा। लेकिन पिछले सत्रों में भी मैंने आपको बताया, 1651 में आने वाला नौ परिवहन कानून, 1651 में आने वाला नेविगेशन एक्ट पेपर पे था, लेकिन प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नहीं था। पेपर पे अमेरिका के लोगों को व्यापार करने की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी, लेकिन प्रैक्टिकली उनको यह स्वतंत्रता प्राप्त थी। ब्रिटेन के लोगों ने ज्यादा उनके ऊपर पाबंदी नहीं लगाई। अब जब ग्रेनविले की सरकार 1763 में आती है और इतना ज्यादा ब्रिटेन के ऊपर आर्थिक नुकसान होता है 7 ईयर वॉर के बाद, तो ग्रेनविले की सरकार जितना ये कानून पेपर पे था उसको ही व्यवहारिक तौर पे भी उतारना चाहती है। नेविगेशन एक्ट जो अमेरिका के लोगों के ऊपर एक प्रकार से ट्रेड का रेस्ट्रिक्शन लगा रहा था, जो केवल पेपर पे था, अब ग्रेनविले की सरकार उसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन उसका करना चाहती है, ताकि ब्रिटेन पैसे बना सके। उसको लॉस हुआ था। तो मित्रों, कभी कभी तो यह कहा जाता है कुछ इतिहासकारों के द्वारा कि ग्रेनविले के जीवन की सबसे बड़ी भूल यह थी कि ग्रेनविले ने अमेरिका के कागजों को बहुत सीरियसली पढ़ लिया। मतलब देखिए, सीरियसली पढ़ लिया, इसका मतलब क्या है मित्रों? यूपीएससी में कई बार आपको कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन भी दिए जाते हैं कि किसी इतिहासकार के द्वारा कुछ किया, कहा क्या, उसी को कोटेशन बना के दे दिया। मित्रों, इसके मेरे को ऐसा लगता है, बल्कि मैंने जितनी रिसर्च की उससे मुझे ऐसा पता लगता है, 30 से 40% प्रश्न जो होते हैं वो कोटेशन बेस्ड होते हैं और बच्चों को पता ही नहीं होता वो कोटेशन बेस्ड। सोचिए आप लोग, इतना बड़ा नंबर। तो ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनेगा अगर ये यूपीएससी में पूछा गया कि ग्रेनविले की जीवन की सबसे बड़ी भूल ये थी कि उसने अमेरिकी दस्तावेजों को गंभीरता से पढ़ना चालू कर दिया। क्या स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन गया। तो मित्रों, ये ग्रेनविले की भूल कैसे थी? क्योंकि पेपर में नेविगेशन एक्ट था, पेपर में अमेरिका के लोगों के ऊपर कंट्रोल होना था, प्रैक्टिकली लेकिन वो कंट्रोल नहीं था। अब वो पेपर का कंट्रोल ग्रेनविले ने प्रैक्टिकली भी अमेरिका के ऊपर थोपना चाहा। उसने अमेरिका के कागजों को ज्यादा सीरियसली पढ़ लिया और नेविगेशन एक्ट अमेरिका के ऊपर थोपना चाहा। क्यों थोपना चाहा नेविगेशन एक्ट? क्यों आखिरकार ब्रिटेन लगभग 110 साल बाद नेविगेशन एक्ट थोपना चाहता था? कारण 7 ईयर वॉर में होने वाले इकोनॉमिक लॉसेस। और जब नेविगेशन एक्ट थोपा गया अमेरिका वासियों के ऊपर, बाद में जब स्टाम्प एक्ट थोपा गया, तो 1765 में अमेरिकी वासियों ने नारा दे दिया, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। और अमेरिकी क्रांति ब्रिटिश के वाणिज्यवाद के खिलाफ एक विद्रोह बन गई। अमेरिकन रेवोल्यूशन स्टार्टेड एज अ रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश मर्केंटाइल। ये पूरी चीजें क्यों हुई? अगर नेविगेशन एक्ट आता ही नहीं, अगर अमेरिका के लोगों के ऊपर उनकी ट्रेड पर अंकुशता लगाने का या स्वतंत्रता को रोकने का प्रयास ही नहीं किया जाता, तो शायद अमेरिकी वासियों के ऊपर ये एक प्रकार से अमेरिकी वासी कभी क्रांति करते नहीं। क्योंकि कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि हालांकि हालांकि अमेरिकी वासी मतलब अमेरिकी वासी मतलब सबसे अच्छी तरीके से डिफाइन होगा कि अमेरिकी वासियों के लिए ब्रिटेन एक क्रूर इच्छाधारी मां थी। मां तो थी, लेकिन भले वो क्रूर इच्छाधारी मां थी, लेकिन मां तो थी। मतलब अमेरिका वासियों ने मित्रों पूरे हार्ट से ब्रिटेन को स्वीकार कर लिया था। उनको प्रॉब्लम केवल इस पे थी कि ब्रिटेन भला वो काम कैसे अमेरिका में कर सकता है जो वो ब्रिटेन में नहीं कर रहा है। मित्रों, एक आम अमेरिकी व्यक्ति भी एक यूरोपियन व्यक्ति की तरह अपने राइट्स को जानता था, उसमें भी वो भावना थी। तो उनको सिर्फ इतनी सी दिक्कत थी कि व्यापार हमें स्वतंत्र रूप से क्यों नहीं चलाए देने जा रहा। और वो व्यापार पे ब्रिटेन ने अंकुश कब लगाया? 7 ईयर वॉर के लॉसेस के बाद।
तो आप सोचिए, सप्तवर्षीय युद्ध के बाद जब ग्रेनविले ने ब्रिटेन के लॉसेस को पूरा, मतलब एक तरीके से ब्रिटेन के लॉसेस से उसको उभारने के लिए अमेरिका के दस्तावेजों को पढ़ना जब सीरियसली चालू किया तो अमेरिकी क्रांति हो गई। तो कहीं ना कहीं 7 ईयर वॉर के बाद ही तो ये पॉलिसी आई ना। आप जब भी मित्रों अमेरिकी क्रांति की बात करोगे, ग्रेनविले की बात करोगे, तो 7 ईयर वॉर की बात नहीं भूल सकते आप उसमें, क्योंकि सप्तवर्षीय युद्ध ने उस पूरे बैकग्राउंड को सेट किया। समझिए आप इस चीज को। तो अमेरिकी इतिहास में इसका क्या प्रभाव रहा कि अमेरिका में तो क्रांति हो गई भाई 7 ईयर वॉर के बाद। अब हम 3 प्रश्नों के उत्तर ढूंढ सके मित्रों। 7 ईयर वॉर क्या था, अमेरिका के इतिहास में इसका क्या प्रभाव पड़ा, तो अमेरिका में तो क्रांति हुई, और विश्व इतिहास में इसने ब्रिटेन को एक सर्वोच्चता दिला दी। फ्रांस के कंपैरिजन में ब्रिटेन ज्यादा महान बन गया। यूरोप की 2 पावर बड़ी थी, एक तो ब्रिटेन और फ्रांस। फ्रांस को छोड़ के ब्रिटेन आगे निकल गया। भारत के इतिहास में मित्रों इसका क्या प्रभाव रहा, भारत के इतिहास में मित्रों इसका प्रभाव यह रहा कि 1756 में 1756 में जब ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में यह वॉर चालू हुआ, तो मैं बंगाल का आपको पॉलिटिकल सिनेरियो बताना चाहूंगा, बंगाल का राजनीतिक परिदृश्य बताना चाहूंगा। मित्रों बंगाल में उस समय 3 पावर्स थी। अब ये मैप एग्जैक्ट नहीं है, इसको आप लोग केवल रेफरेंस के लिए ही लीजिएगा, अप टू द स्केल ये नहीं है, या हो सकता है लोकेशन थोड़ी आगे पीछे भी हो जाए, लेकिन समझने के लिए मैप काम कर। तो बंगाल में आप लोग देखिए कि बंगाल में 3 शक्तियां थी। बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, तो एक तो हो गया नवाब सिराजुद्दौला। बंगाल में एक जगह थी जिसका नाम था चंदर नगर, और उस चंदर नगर में फ्रांस का कब्जा था। और बंगाल में एक और जगह थी जिसका नाम था फोर्ट विलियम्स, और उस फोर्ट विलियम्स में ब्रिटिश का दबदबा था। उस फोर्ट विलियम्स में मित्रों ब्रिटिश का दबदबा था। जब 7 ईयर वॉर चालू हुआ, तो अब देखिए मित्रों, ये बात आप याद रखना कि कभी भी विश्व इतिहास को आप भारत से दूर करके तो देख नहीं सकते। भारत के इतिहास और विश्व इतिहास को आप दूर करके कैसे देख सकते हैं। 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया, उसका भी भारत पे प्रभाव रहा, वर्ल्ड वॉर का भी रहा, रूसी क्रांति का भी रहा, जापान के मॉडर्नाइजेशन का भी रहा, रूसो जापानीज वॉर का भी रहा, फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति का भी रहा। आप विश्व इतिहास से भला भारत के इतिहास को दूर करके नहीं देख सकते। तो मित्रों जब एक बात नोटिस की जाती थी कि जब ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में भारत के अलावा भी यदि किसी विश्व के दूसरे कोने में लड़ाई होती थी तो उसका प्रभाव भारत पे भी पड़ता। और इसीलिए तो मित्रों इनके बीच में 3 बार कर्नाटक के युद्ध लड़े गए, 3 कर्नाटिक वॉर हुई। जब ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में 1756 में अमेरिका में युद्ध चालू हुआ, तो ब्रिटिश ने फोर्ट विलियम्स में फ्रांसीसी खतरे को अनुभव करते हुए वहां पे उन्होंने अपने व्यापार को सुरक्षित करने के लिए वहां की किलेबंदी चालू कर दी, वहां पे फोर्ट बनाना चालू कर दिए, और वहां पे अपनी एक आर्मी रखी, क्योंकि उसको यह डर था कि फ्रांस भी चंदर नगर में है और हम फोर्ट विलियम्स में हैं, तो कहीं फ्रांस हमारे ऊपर आक्रमण न कर दे फोर्ट विलियम्स में। तो फ्रांस के खतरे के डर से इन्होंने अपना फोर्टिफिकेशन और सेना का गठन करना फोर्ट विलियम्स में चालू किया। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का मैटर आया था, तब ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के मैटर ने ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में पहला कर्नाटक वॉर भारत में चालू करा दिया था। तो फिर भला ब्रिटेन और फ्रांस जब आमने सामने अमेरिका में थे, तो इस बात की क्या गारंटी नहीं है कि ब्रिटेन और फ्रांस में यहां पे लड़ाई नहीं होती। ब्रिटेन को तो पता था ये बड़ा ऑब्वियस है। तो फ्रांस के डर से इन्होंने क्या करा, क्योंकि इनके बीच में 7 ईयर वॉर अमेरिका में चालू हो गया था, इसलिए इसके डर से फोर्ट विलियम्स की किलेबंदी और आर्मी को रख लिया। इस बात ने सिराजुद्दौला को बड़ा नाराज कर दिया कि यार तुम तो अभी तक ट्रेडिंग कंपनी थे,
इतने समय से तुम दस्तक पास का मिसयूज करते हुए आ रहे हो। इतने समय से तुम जो मेरे खिलाफ जो षड्यंत्र रच रहे हैं उनका साथ देते हुए आ रहे हो, और अब तो तुमने मेरे तुलना में एक आर्मी और फोर्टिफिकेशन भी चालू कर दी। तो मित्रों, मैं आपको यह बोलना चाहता हूं कि फ्रांस के खतरे के डर से जब आर्मी का गठन और किलेबंदी ब्रिटेन ने करना चालू करी फोर्ट विलियम्स की, इस बात ने सिराजुद्दौला को बड़ा नाराज कर दिया और उनके बीच में प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी के युद्ध के पीछे का एक कारण ब्रिटेन के द्वारा किलेबंदी और आर्मी को रखा जाना भी था। और ब्रिटेन ने किलेबंदी और आर्मी को क्यों रखा था? 7 ईयर वॉर के फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में भारत में युद्ध हो जाए उस डर से। तो ये इसका भारत के इतिहास और प्लासी के युद्ध में प्रभाव। अब मित्रों देखिए, आप लोगों के पास बड़े सफिशिएंट पॉइंट्स है मित्रों। अगर आप लोगों को ये पूरी कहानी पता है तो आप लोग आराम से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। मित्रों अभी कहीं मत जाइएगा, मैं आपसे और भी इंपॉर्टेंट बातें करने वाला हूं। तो अगर आपको पता है कि भाई देखो, पॉइंट्स आप निकालने की कोशिश करो। क्या पॉइंट्स आप निकालने की कोशिश करो? जैसे एक पॉइंट आपके पास इंट्रोडक्शन के लिए क्या हो गया, ये युद्ध अमेरिका में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में इस पीरियड में लड़ा गया था, और इसका विश्व के इतिहास में इतनी बड़ी घटना के रूप में इसलिए देखा जाता है क्योंकि इसने फ्रांस के समानांतर ब्रिटेन की सर्वोच्चता को सिद्ध कर दिया। आपने इंट्रोडक्शन में ये लिख दिया। अब आप लिखो विश्व इतिहास में क्या इसका, आप इसमें लिख दो कि इंडिया की हिस्ट्री पे क्या इंपैक्ट रहा, तो आप प्लासी की बात कर दो। आप अमेरिकी इतिहास की बात करो, अमेरिका पे इसका क्या प्रभाव पड़ा, तो आप अमेरिका की बात कर लो कि कैसे अमेरिकी क्रांति की शुरुआत हुई। ग्रैंड विले ने आखिरकार क्यों अमेरिका के पेपर्स को सीरियसली पढ़ना चालू कर दिया, और क्यों अमेरिका वासी टैक्स देने को तैयार नहीं थे, तो कैसे अमेरिकी क्रांति हुई, ये आप बात कर लो। अब मित्रों एक बात आपने नोटिस की होगी, आज का ये जो प्रश्न है मित्रों, मैं अभी तक लगभग 5 सेशंस ऑलरेडी कंडक्ट कर चुका हूं सीरीज में, और पहले मतलब अमेरिकी क्रांति के ऊपर और प्लासी के बैटल के ऊपर भी मैं सेशन कंडक्ट कर चुका हूं। अब कोई बच्चा अगर उन 15-15 मिनट की वीडियोस की नॉलेज इस वीडियो में लेके आता, तो मैं ज्यादा तो कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैजिक हैपन्स, कभी कभी ऐसा, मतलब एक फ्रेज में यूज करता हूं कि कभी कभी आपको ऐसा लगता है बहुत अच्छी तरीके से चीजें घट रही है और समझ में आ रही है। तो अगर आप प्रीवियस सेशंस की नॉलेज, जो आंसर राइटिंग की मेरे प्रीवियस सेशंस की नॉलेज आप लोग लाओगे आगे के सत्रों में, तो आप कनेक्ट करके बिग पिक्चर को देख पाओगे। मित्रों ये डॉट्स सारी अलग अलग है, आपको इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करके एक पूरे फ्रेमवर्क को रचना है। तो हमेशा आप लोग याद रखो, एक लेक्चर की नॉलेज को दूसरे लेक्चर में अप्लाई करने की कोशिश करो। इस तरीके से मित्रों हम भी इस परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं।